आज का आप सभी जोड़ने वाले लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। आज का परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश पीसीएस की अब 11 सितंबर को आए हुए अंतिम परिणाम को लेकर है और इसका पूरा जो मजनून है, इसका जो पूरा भाव है वह दो मापदंडों पे है। असल में हो ये रहा है कि जब भी परिणाम आते हैं तो सुखद ही होने चाहिए, लेकिन जब नतीजे बहुत सारे विद्यार्थी मायूस होते हैं, जाहिर सी बात है मायूस होंगे। 2669 लोगों ने इंटरव्यू दिया था और 976 रिजल्ट है, तो बाकी लोगों के हिस्से में मायूसी ही आई होगी। लेकिन कुछ बातें मैं थोड़ा बताना चाह रहा था असल में, और वो बात ये थी कि कोई भी रिज़ल्ट का मुझे लगता है कि एक नैरेटिव जो है इस क्लैरिटी के साथ होना चाहिए कि स्टूडेंट्स सब कुछ से क्लियर हों, जिसको हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। शंका रहता है या कोई बात रहती है, क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, मतलब जैसे सारी पढ़ाई लिखाई हो गई, परिणाम पक्ष में नहीं है तो सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, तरह तरह के विचार आते हैं। आज तो मैं दो बिंदुओं पे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि जो महिलाओं का परिणाम है वो दिन प्रतिदिन कमोबेश बहुत ही निरंतरता के साथ बढ़ रहा है, जो कि एक लिहाज से बहुत अच्छा कहा जाएगा, जिसके लिए बरसों से कोशिश हो रही है। अगर हम थोड़ा सा सरसरी नज़र डालें 2018 के रिज़ल्ट की शुरुआत को लेकर के, तो प्री एग्ज़ाम 28 अक्टूबर 2018 को हुआ था, जिसमें 6,35,844 लोगों ने फॉर्म भरा था। मैं थोड़ा एकदम से कॉम्प्रहेंसिव एस्पेक्ट में शुरू से लेके चल रहे हैं आपको। तो 6,35,844 लोगों ने इसमें आवेदन किया। 3,98,630 लोग इस परीक्षा में शामिल हुए और कई लोग अभी रिजल्ट के साथ जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे जुड़ेंगे, नहीं तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा। मुझे यह कम फिक्र रहता है क्योंकि मैं बाद में देखा कि बहुत लोग देखते हैं, तो अभी कोई काम में लगा होगा, मैं बोल के निकल जाऊंगा, आप इसको सुन लीजिएगा। रिजल्ट आया 30 मार्च 2019 को, जिसमें 19,096 लोगों को क्वालिफाई कराया गया। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 19,100 लोग या 96 लोग, ये डेटा है। 18 से 22 अक्टूबर 2019 को मेंस का एग्ज़ाम हुआ। 23 जून अभी पिछला जो था उसमें रिजल्ट आया 2020 में, जिसमें 2669 लोगों ने इंटरव्यू दिया और 15 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में ये इंटरव्यू था। वैसे तो इंटरव्यू 13 जुलाई से शुरू था, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन वगैरह का कुछ चक्कर था, तो उसको 2 दिन टाल दिया गया और ये 15 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में इंटरव्यू हुआ। 11 सितंबर को रिजल्ट आया, जिसमें 988 की तुलना में 976 पदों पर चयन हुआ और 119 एसडीएम की पोस्ट थी, जिसमें लगातार 3 पद लड़कियों का है, लेकिन 5 पद जो शुरू के हैं। ऐसा इलाहाबाद के लड़के अखबारों में भी पढ़े होंगे, पूर्वांचल के लड़के पढ़े होंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह के, जहाँ किसका वर्चस्व रहता है, उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि प्रथम 5 में 3 लड़कियां हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में। चौथे नंबर पे जालौन के एक, उत्तर प्रदेश जालौन में उनका है, और 5वें नंबर पे पटना से एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब आती है बात कि 2013 में जो लड़कियों की संख्या, जैसे अगर देखा जाए चयन में, मैं यूपी पीसीएस के हिसाब से बोल रहा हूँ, देख लीजिए, एक बात को आप लोग बहुत बारीकी से समझिएगा कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में सिर्फ एक पी का फर्क है। वो यूपीएससी है तो ये यूपीपीएससी है। इस पी में बड़ी उम्मीद है। यूपी यानी कि जब पी लग जाता है तो यूपी हो जाता है, और जब पी हटा दे तो यूपीएससी हो जाता है। तो जब यूपीएससी से लड़के नहीं होते हैं
सबका तो होता नहीं, इसमें जाहिर सी बात है। जब यूपीएससी से निराश होते हैं तो मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं 18 साल से पढ़ाता हूँ। इलाहाबाद से चूँकि मैं हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा सारी इलाहाबाद की है। पढ़ाई लिखाई मैं 27-28 वर्ष तक पूरा इलाहाबाद में ही रहा, उसके बाद इधर उधर पलायन किया। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर यूपीएससी आपकी पकड़ में नहीं है तो यूपी पीएससी वो दाहिना है तो ये बायां हाथ है। लेकिन अगर यूपी पीएससी भी कुछ पकड़ में ना आए और उसके पैमाने कहीं के कहीं और हों, जैसा कि एक पारदर्शी मापदंडों में अध्ययन अध्यापन का कितना होता होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं कि हम लोग जूनियर थे उस समय, 22 साल के रहे होंगे। तो हमारे रूम के बगल में सीनियर थे, ऐसे हम लोग 4-6 लोगों का है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, रह रहे हैं। किराया मकान मालिक ने 4-6 लोगों के लिए बना दिया, तो उसमें कोई पार्टनर में रह रहा है, कोई ऐसे पार्टनर में जनरली रहते थे तो किराया उराया शेयर हो जाता था। तो रिजल्ट आया, उसमें हम लोगों ने कहा कि एक सीनियर थे, 35 वर्ष उम्र थी, उसमें 35 साल पीसेस मैच होती थी, बाद में 32 होती थी, फिर 35 हुई, उसमें 32 होती थी, बाद में 35, फिर 40 हुई। तो हम लोगों के टाइम में 32 साल एज थी, ये भी बता दें आपको। बाद में बढ़ी है, और आईएएस में 26 थी, फिर 28 हुई, फिर 30 हुई, अब तो 32 हो गई है उसमें भी। तो उसमें हमने कहा कि भैया ये जो आपका सिलेक्शन हुआ वो बेसिक शिक्षा अधिकारी हुए थे, ये कैसे हो गया, मतलब इस बार ऐसा क्या किया आपने नया। तो उनका एक जवाब था जो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। उन्होंने कहा कि यार वही फिलॉसफियाँ हम लिखे थे दोबारा जो पहले लिखते थे, इस बार एग्जामिनर बदल गया। जो फिलॉसफियाँ हम तब 2 ऑप्शनल थे, तो वही फिलॉसफी में बोलना चाह रहे थे कि एक आध सब्जेक्ट और था उनका, शायद संस्कृत था। तो बोले वही फिलॉसफियाँ हम लिखे जो पहले लिखते थे, इस दफ़ा कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर बदल गया। तो देखिए भैया, ये बात सही है, हम लोग हंसे जोर से, लेकिन बात तो सही है। एग्जामिनर बदलने से अंक मिलते हैं, साल बदलने से भी अंक मिलते हैं। कॉपी में वही चीज़ दोबारा हमारे पास लड़के आर्टिकल लाते हैं, हम काट देते हैं, दूसरी बात कुछ और काट देते हैं। हमें खुद नहीं पता कि पिछली बार क्यों काटा था, इस बार क्यों काट रहे हैं। हम कहते हैं भाई पिछली बार ये पता चला कि ये काट देना चाहिए, इस बार ये पता चल रहा है काट दें। डॉक्टर बर्थवाल सर जो कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल के वीसी रहे, हमारे रिसर्च में हम लोगों के साथ में बड़ा काम किया, वो कहते थे यार मेरा काट देते थे, तो मैं जब कहता था कि सर आप ही ने तो कहा था ये रखना, फिर काट रहे हैं, बोले यार कल कहा था, आज थोड़ी कह रहा हूँ। कल ज्ञान कम था, आज बढ़ गया। तो लेकिन ये तो सब ठीक है, लेकिन लड़का किस किनारे लगेगा। अब आती है बात, मैं थोड़ा पहले लड़कियों का इसमें प्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि क्या रिजल्ट है, कहाँ तक लड़कियाँ पहुँच रही हैं और फिर कहाँ पर आगे का। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ आज, क्योंकि जब बात पते की हो तो पता जल्दी से बता देना चाहिए। 2013 में यूपी पीसीएस में मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। ऐसी बात बताऊंगा जो कहीं पढ़े नहीं होंगे, जो हम लोगों के आगे गुजरा है। हम लोग भी न्यायालय में गए थे 1996 में, हाई कोर्ट इलाहाबाद में पीएससी के खिलाफ हम लोग भी न्यायालय में थे। वकील को हम भी 500 रुपया दिए थे, 13 लोग मिल के गए थे, और जज साहब ने जैसे डांटा था वो भी याद है। यूपी पीएससी के को लेकर एक बार न्यायालय में स्केलिंग पद्धति वगैरह को लेकर कुछ रिजल्ट में प्रॉब्लम्स थी, उसमें लेके लोग गए थे, खारिज हो गया था, मतलब कुछ हुआ नहीं उसमें। 2013 में 654 जो पोस्ट थी, है ना, 654 में 122 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था 13 में। मैं लड़कियों का थोड़ा संख्या बता रहा हूँ, अभी का क्या है, पहले का क्या था। 2014 के रिजल्ट में 579 पोस्ट था, उसमें 114 लड़कियां हुई, यानी पोस्ट कम हो गई, लड़कियों की संख्या भी थोड़ी गिरी, 122 से 114। अगर 2015 में जाएं तो 530 में 100 जो है लड़कियां सेलेक्ट हुई, 530 पद है। 2016 में 630 पद था, 138 लड़कियां हुई, और 2017 में 676 पोस्ट में 181 लड़कियां हुई, और 2018 में 976 में 258 लड़कियों का चयन हुआ है। ये 258 पूरा 26% चयन होता है टोटल,
और इसमें 234 लड़कियां यूपी की हैं और 24 लड़कियां बाहर की हैं, जो मैं डेटा पढ़ा हूँ गूगल में जो मुझे मिला है। मतलब अब ये कमीशन का वेबसाइट से मैं नहीं लिया हूँ, ये गूगल पे पढ़ा हूँ। ठीक है। 2005 में इंदु प्रभा सिंह ने पीसीएस टॉप किया था, एक लड़की। उसके बाद लड़कियों ने 11 साल तक टॉप नहीं किया। कानपुर की जयजीत कौर 2016 में टॉपर थी, 17 में कोई नहीं था, 18 में 3 लड़कियां लगातार हैं, जिसमें यह पहली बार ऐसा करिश्मा है कि 2 लड़कियां हरियाणा से हैं। हरियाणा इट मीन्स एक पानीपत से हैं, गुड़गांव से, और तीसरी जो लड़की है जिसका नाम ज्योति शर्मा जो है वो मथुरा से हैं, विपिन कुमार जालौन से हैं, और करमवीर केशव ये पटना से हैं। यानी अंडर 5 में पहली बार शायद यूपी में ऐसा हुआ होगा कि जो अंडर 5 में पूर्वांचल का कोई व्यक्ति नहीं है, जबकि इलाहाबाद, जौनपुर, बनारस, लखनऊ, ये सब जो इलाहाबाद, अवध और पूर्वांचल का इलाका है, ये रिजल्ट में छाया रहता है। और इस बार शायद पहली बार ही ऐसा है कि 2 ऊपर के जो टॉपर हैं यूपी के नहीं हैं और 5वें भी यूपी के नहीं हैं। और पहले हम लोगों के टाइम ऐसा होता था कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उस समय तब छत्तीसगढ़, झारखंड की बात हम लोग बना ही नहीं था। तो ये सब जो लोग होते थे वो संभवतः हरियाणा वगैरह यूपी आते ही नहीं थे। अब चूँकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा, सबको रोज़गार है, सुविधा है और कई तरीके का चीज़ बढ़ गया है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं, तो वो सब आसान हो गया, तो सब कहीं भी जा सकते हैं। पहले भी जा सकते हैं अभी, बट आते नहीं थे। मतलब अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1989 में पहली बार यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स हुआ, 1989 में। और 1989 से 1995 तक आप रिजल्ट उठा के जाके देखिएगा, फिलॉसफी और संस्कृत के लोगों ने लगातार 6 साल टॉप किया, 6-7 साल जो भी होता है। 1996 में इसे देखते हुए स्केलिंग पद्धति लाई गई। स्केलिंग पद्धति में जब लाई गई तो उस साल 1996 में 94 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, 94 मतलब 2 साल सेशन लेट चल रहा था, जैसे ये 2018 का रिजल्ट 20 में आ रहा है, आप ऐसा समझिए। 1996 में 3 प्रीलिम्स हुए, एक प्रीलिम्स फरवरी में हुआ 2014 का, 1994 का, 1995 का प्रीलिम्स जून में हुआ उसी साल 1996 में, और दिसंबर 1996 में 1996 का प्रीलिम्स हुआ। 3 प्रीलिम्स, जिसका निकला तीनों निकला, जो फेल हुआ तीनों में फेल हुआ। उस समय हम लोग नवेले थे। और मैं ऐसे भी नाम जानता हूं कि जो एक परीक्षा में 4था स्थान था, जब तक दूसरा रिजल्ट, जब तक भाई वो तो सब देते थे, अब प्रीलिम्स हुआ फरवरी में, जून में फिर हो गया तो फिर बैठेगा, फिर वो तब तक तो कोई प्रक्रिया थोड़ी पूरी हो गई इंटरव्यू वगैरह की कि वो ना फॉर्म भरे। 4था रैंक हमने देखा कि दोनों बार 2 रिजल्ट में 4था रैंक एक ही व्यक्ति के थे। कुछ लोगों का हक मारा जाता है, बस, और कोई बात नहीं है। अगर उनको पहले से पता, जैसे सिविल का रिजल्ट पहले पता हो जाता है, उसके बाद प्रीलिम्स होता है, तो कम से कम आईएएस जो बन गए वो प्रीलिम्स में नहीं बैठते। लेकिन अगर यही रिजल्ट बाद में निकालिए और प्रीलिम्स करा लीजिए तो जितनी उनका फिर हो जाएगा, तो कम से कम कुछ रिजल्ट तो इफेक्टेड करते ही है। तो मुझे लगता है ये कैलेंडर भी कहीं ना कहीं होना चाहिए कि सीट या तो वेटिंग कर दीजिए कि साहब एक निकलेगा तो एक आ जाएगा। पहले एक ज़माने में वेटिंग भी हुआ करती रही होगी, ख़त्म हो गई, वो हमारा भी ज़माना नहीं था, पहले की बात कर रहे हैं। तब स्केलिंग आई थी। स्केलिंग में ये होता है कि जैसे आपका मैथमेटिक्स है, अगर 400 में आप 400 भी पा सकते हैं। हम लोग कोचिंग में थे तो एक टीचर हमारे कहते थे कि मैथमेटिक्स का मतलब कपिल देव की बैटिंग और हिस्ट्री का मतलब गवास्कर की बैटिंग। मतलब 6 भी जा सकता है, बैटिंग का मतलब कपिल देव ऑलराउंडर से 6 भी मार सकते, एक बॉल पर अगर 6 रन चाहिए तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर गवास्कर की बैटिंग का मतलब कुछ रन तो बना के ही आएंगे, मतलब हिस्ट्री वगैरह में कुछ मिलेगा ही। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, अब इससे काम चल नहीं रहा है। शायद हमने अखबार पढ़ा, हमें लखनऊ, इलाहाबाद से बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई। एक स्टूडेंट इलाहाबाद में ऐसे हैं जो 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिए, 2 बार पीसीएस का इंटरव्यू दिए,
आप जरा कल्पना करिए कि 2 बार पीसीएस का इंटरव्यू, आईएएस का इंटरव्यू, और उनको 976 में एक भी जगह नहीं मिली। उनका सीधा सीधा कहना है कि सर एक वजह इसका हिंदी मीडियम होना। ये स्टूडेंट्स का सीधा कहना है कि साहब देखिए हम हिंदी मीडियम हैं, पढ़ाई में सर अगर ख़राब होते तो 3 बार आईएएस का इंटरव्यू नहीं देते और 2 बार पीसीएस का इंटरव्यू नहीं देते। तो अब पढ़ाई तो बची नहीं है सर, अब लड़ाई हो गई मीडियम की। जो अब यहूदियों की तरह जर्मन तो भाषा रातों रात तो सीख नहीं सकते, यहूदी नहीं सीख पाए हिटलर के टाइम में। तो कहने का मेरा मतलब है कि भाषा जो है, हमने मानव शास्त्र 13 साल पढ़ा, मैंने ये पाया कि लैंग्वेज द पार्ट ऑफ कल्चर, भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा होती है। अगर हम तमिलनाडु या केरल में होते तो हो सकता है भाषाई तौर पे हम कुछ और होते, इसमें कोई दुविधा नहीं थी। अगर हमारे देश में फ्रांसीसी रह गए होते और ब्रिटिश चले गए होते तो आज हम फ्रेंच जान रहे होते, पुर्तगाली रहे होते तो कुछ और भी समझ रहे होते। कहने का मेरा मतलब है कि भाषा शागिर्द में होती है। जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़े, जो कक्षा 6 में ABCD सीखे, जिनको अंग्रेजी का किताब विषय बता दिया गया और गणित का किताब भी विषय बता दिया गया, अगर अंग्रेजी की किताब लैंग्वेज बताई गई होती और मैथमेटिक्स को किताब को विषय बताया गया होता तो लड़का आज अंग्रेजी बोल रहा होता। तो ये तमाम दिक्कतों ने उसको बड़ा होकर के कुछ संकट में तो डाला है, क्योंकि अंग्रेजी में इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता, और जिस तरीके से रिजल्ट्स हैं, जो कमीशन ने नहीं कहा है, क्योंकि कमीशन कहता भी नहीं है, कमीशन ये थोड़ी बताने जा रहा है कि इतना अंग्रेजी उतना हिंदी, तो फिर यूपीएससी में क्यों हल्ला होता है, कमीशन तो वहाँ भी नहीं बताता है। यूपीएससी में कैसे पता चलता है कि 2-2.5% ही हिंदी मीडियम के लोग हैं। एक साल तो सारी भाषा मिला के 53 लोग ही सेलेक्ट थे, जिसमें 26 मात्र हिंदी मीडियम के थे। अब जहाँ 700, 800, 900 रिजल्ट हो, वहाँ 26 अगर हिंदी मीडियम हो तो ये तो भारत में ही भारतीय विद्यार्थियों के लिए कष्टकारी है। यहाँ लैंग्वेज का डिवीज़न किस आधार पर है? क्या इंग्लिश मीडियम में काबिलियत ज़्यादा है या हिंदी मीडियम के लोग लापरवाह हैं, उनको मेहनत ही करना नहीं आता? मैंने अभी बताया तो 89 से लेकर 2005 तक संस्कृत और फिलॉसफी के इसी यूपी पीसीएस में टॉपर थे, वो सब हिंदी मीडियम के ही थे। संस्कृत किस मीडियम में लिखेंगे आप? संस्कृत भी अंग्रेजी में लिखेंगे। और उस समय अगर आज के टाइम में अगर स्केलिंग माना, जैसे कि शिकायत थोड़ा दिख रही है अखबार में भी, हम कोई कटिंग हमको आया है, हमने उसमें पढ़ा, तो कमीशन ने नहीं कहा है, बट ऐसा आरोप है कि साहब आप स्केलिंग, अब स्केलिंग में क्या होता है, जैसे हमारा इतिहास है, हम 400 में अगर 225 नंबर पाते हैं, 400 में 400 तो कभी नहीं पाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में तो 404 हो गया। अब पूरा सीधा सीधा जोड़ देंगे तो हमेशा हिस्ट्री वाला पीछे ही रहेगा। तो स्केलिंग में क्या होता था, उसको आप एक फार्मूला लगा के मैथ को थोड़ा नीचे लाते थे, हिस्ट्री को थोड़ा ऊपर लाते थे, औसत निकल आता था। अब शायद बताते हैं कि सीधा सीधा हो गया है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं भी न्यूज़पेपर में पढ़ा, अगर ऐसा हुआ है तो थोड़ा सा बदलाव किया है परीक्षा में। एक तो ये बदलाव के कारण लड़कों का थोड़ा कहना कि साहब सिलेक्शन का ये वजह है। दूसरा, माध्यम पर उनकी कोई माध्यम तो माध्यम होता है। अब देखिए, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो उड़ीसा का भी फॉर्म आता था पीसीएस का, तो हम इसलिए नहीं जा सकते थे हम लोग क्योंकि उड़िया नहीं लिख सकते। पंजाब में इसलिए नहीं जा सकते, गुरमुखी में नहीं लिख सकते। लेकिन अंग्रेजी में कोई कहीं भी जा सकता है क्योंकि अंग्रेजी हर जगह होती है। उत्तर प्रदेश का लड़का पंजाब पीसीएस इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि गुरमुखी नहीं जानता। उड़ीसा इसलिए नहीं जा सकता, पश्चिम बंगाल इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसको बंगाली या उड़िया नहीं आती है। लेकिन इंग्लिश हर जगह होती है। तो इंग्लिश मीडियम का जो प्रभाव होगा, जैसे यूपीएससी में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ यूपी पीसीएस की ओर भी मुड़ गया है। शायद यह भी बच्चों की एक शिकायत है कि साहब जो है मीडियम का वर्चस्व भी इंग्लिश की ओर जाने से हिंदी मीडियम उपेक्षित हुआ। नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, क्या बोलेंगे आप उसको? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आधा तो कब्जा सिविल सर्विसेज में एक ज़माने में वही करता था, आज हालत तो कुछ और है। यानी कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन का रेशियो अगर गिरेगा तो आपका अध्ययन कुछ भी हो, मतलब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 3 बार आईएएस का इंटरव्यू और 2 बार पीसीएस का इंटरव्यू, उसके बाद भी एक इंस्पेक्टर का पद में भी ना होना,
कितना ख़राब लिखा होगा। मतलब मैं एक एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 इंटरव्यू ख़राब गए तो 5वां भी अच्छा क्यों नहीं गया, एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आइडियोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन इतना भी कठोर आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ कि यार कितनी बार गिरेंगे धक्के खाएंगे। तो जो बच्चों का थोड़ा शिकायत है कि इंग्लिश मीडियम का वगैरह वगैरह कहीं प्रभाव तो नहीं, एक तो इसको देखा जाना चाहिए। वैसे भी दूसरा चीज़ है, नंबर सीधे तो नहीं जुड़ रहे हैं, इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो रिज़ल्ट में अगर इसका इफ़ेक्ट है तो अब ये करेगा कौन, दुविधा ये है कि करेगा कौन। प्लानर एग्जीक्यूटर अगर सोचे तभी होगा। तीसरा आता है कोचिंग वाला, जैसे हम लोग कोचिंग वगैरह चलाते हैं। अब लड़कों से क्या बोलेंगे कि यार मेहनत करो, क्या मेहनत करेगा। अच्छा बताइए, अगर उसको हम कहें कि चुनाव सुधार के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, वो जितने चुनाव सुधार आयोग आए थे वो भी बता दिया, अपना भी बता दिया, अब वो कौन सा चुनाव सुधार लाएगा। हमने कहा कोरोना में गुड गवर्नेंस को कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, उसने हमसे भी अच्छा बता दिया, अब उससे ज़्यादा क्या बताएगा वो। और पता नहीं, हमें नहीं जानकारी है, लेकिन मुझे लगता है कि कॉपी कैसे चेक होती है, कि क्या इंग्लिश वालों को इंग्लिश की कॉपी देते हैं, हिंदी वालों को हिंदी की देते हैं, ये क्या फ़र्क है कि नहीं है। और जिस तरीके का एक मतलब कंट्रोवर्सी आ जाती है, जैसे जब स्केलिंग 96 में जैसे हमने बताया, तो उसमें रिजल्ट जो आए थे तो उसमें लोग पहली बार यूपीपीएससी को लेके कोर्ट भी गए, लेकिन उस समय रीट खारिज हो गई थी। वो पहला शायद केस रहा होगा जिसमें हाई कोर्ट भी यूपीपीएससी या कहा जाए आर्टिकल 315 के अंदर बनी हुई ऐसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ सुनना भी मना था। और हम लोग उस समय, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, उस समय हम लोग भी जब खारिज हो गया तो सीनियर से आगे बोले, हम लोग का कहाँ दाल गलने वाला था, वो तो बड़ा बड़ा सीनियर था, हम लोग तो ऐसे 21-22 बरस वाले थे। तो वो लोग, हम लोग, भैया क्या हुआ, बोले अरे क्या होना क्या है, जज साहब ने डांट के भगा दिया। अब बोले बात चले आए हो कमीशन के खिलाफ। हमने कहा भैया एक लिहाज से अच्छा ही हुआ। बोले क्यों, हमने कहा मंदिर पे शक नहीं होना चाहिए, मंदिर पे शक होने से हम पूजा में हमारे कमी आ जाएगी। अच्छा हुआ हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब कम से कम हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे तो सही, नहीं तो ऐसे वैसे शक नहीं करना चाहिए। हम लोग आयोग के बारे में ऐसे सोचा करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयोग कोई गलती कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बच्चों में और सिलेक्शन में कहीं आपको लगता है कि कुछ और बेहतर हो सकता है तो आप कीजिए। ये यूपीएससी को भी करना चाहिए, यूपीपीएससी को भी करना चाहिए। और हमें अगर कोई कमी लगती कोचिंग, अब हम क्या कोचिंग में क्या पढ़ा दें, क्या पढ़ा दें कोचिंग में। मान लो हमने किताब लिख दें, नोट्स बना दें, पढ़ा दें, 10 घंटा लेक्चर दे दें, ऑनलाइन कर दें, फलाना कर दें, ढिमका कर दें, क्यों कर दें, कर दिया चलो। फिर यही लड़के इंटरव्यू से पहले, रिटर्न से पहले बेचारे चहकते रहते हैं, रिजल्ट आता है फिर वही कहानी। महिलाओं की संख्या यह बताती है कि दशकों का प्रयास बहुत सफल है, यानी कि 976 में 258 का चयन। लेकिन दशकों से अगर हिंदी इंग्लिश ने एक खींच दिया। हमने एक लेख लिखा था कि हिंदी को उत्तरायण और दक्षिणायन में न देखिए। 2 दिन के बाद हिंदी दिवस है 14 सितंबर को। जो बच्चे अगर ये समझते हैं कि उनका माध्यम हिंदी इसलिए उनका चयन रुक रहा है, वो हिंदी दिवस को क्या मना रहे होंगे, किस रूप में मनाएंगे। भारत में न्यायालय की भाषा है, संघ की भाषा है, राज्य की भाषा है। उत्तर प्रदेश की क्या भाषा है, मध्य प्रदेश की क्या भाषा है, उत्तराखंड की क्या भाषा है, इंग्लिश। अगर पंजाब की भाषा गुरमुखी है, पंजाबी है, बंगाल की बंगाली है, तो उत्तर प्रदेश की हिंदी है। जहां दफ्तर जाने के लिए लोग निकलते हैं वहां ऑफिस रास्ते में बन जाता है। जो बच्चे रास्तों में मंजिल उगा लेते थे, आज मंजिल ही उनके आंखों से, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। देखिए, इस आयोग से और हमारे कंपटीशन से, पढ़ाने से बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना। हम लोगों ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के बीच और इस आयोग के वैकेंसी आने, अंतिम परिणाम के बीच में ही पूरी ज़िंदगी कट गई।
1973 से जोड़ लीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगी उम्र कितनी है। 1989 से आपको कहानी बता रहे हैं जब से प्रीलिम्स है। क्या समझे? हम लोग जब पढ़ते थे तो पता चलता था हंडिया के हैं और रमापति त्रिपाठी नहीं हैं, उनके छोटे वाले भैया ने टॉप किया है। पहले वाले तो हो गए एसडीएम, इस दफ़ा वो टॉप किए हैं। हंडिया कहाँ है? हंडिया हमारी तहसील हो 10 किलोमीटर दूर। अरे वो तुम सुने नहीं हो रमापति त्रिपाठी को? हाँ सुने हैं ना, वो जो पीसीएस हुए थे। हाँ अब की बार उनका छोटा भाई टॉप किया है, ऐसा रिजल्ट सुनते थे। क्या समझे? ये रिजल्ट कहाँ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट में कोई दुविधा है। हम ये कह रहे हैं कि ये क्या विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं, कमी है तो विद्यार्थी दूर करे। अगर विद्यार्थी दूर नहीं कर पा रहा है तो हमारे पास आए, तो हम कौन सा पुड़िया दे रहे हैं कि कमी है उसमें? 18 साल से हम भी तो चूरन की पुड़िया दे रहे हैं विद्यार्थी को। कभी गवर्नेंस दे रहे हैं, कभी ये दे रहे हैं, कभी आईआर दे रहे हैं, कभी कुछ, यही तो पुड़िया पकड़ा रहे हैं। और वो पुड़िया का चूरन पूरा भी खा रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। अब हम जैसे कहते हैं ना कि हम ठीक कर रहे थे, सर दर्द हो गया, पेट दर्द, हम ठीक कर रहे थे, उसका विषय और झंझट हो गया अंग्रेजी का। और कोचिंग वालों को भी मैं एक बात थोड़ा बोल देता हूँ। कोचिंग वालों को मैं ये बोलना है कि आप लोग पैसा तो कमा लेते हैं, हिंदी में नहीं अंग्रेजी में। हाँ, कुछ कोचिंग वालों को मैं जानता हूँ, वो हिंदी मीडियम से तो गाड़ी खरीदे, और जब हिंदी मीडियम में चैन गिरा तो हिंदी मीडियम का क्लास ही बंद कर दिए। इतना ही आसान फरामोश। आपने सारी उम्र हिंदी मीडियम बोले, भोजपुरी में बोल बोल के पढ़ाया। हाँ, अवधी बोला, भोजपुरी बोला, बिहारी बोला, और जब हिंदी मीडियम के लड़के रसातल में जाने लगे तो आप हिंदी मीडियम का कोचिंग में बयान कर दिया कि नहीं हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम होता है। आप इंग्लिश के मास्टर हो गए। क्या इंग्लिश के मास्टर हैं आप? सारा क्लास में तो वही ठोके रहते हैं हिंदी। 2-4 टर्म्स अंग्रेजी का बोल दिया, अंग्रेजी मीडियम के हो गए। चलिए, आपका इस बहाने फीस तो मिल गया, आपका कार का साइज बड़ा हो गया, घर मकान दुकान बड़ा हो गया, विद्यार्थी का रोजगार का क्या हुआ? हम भी तो इंग्लिश मीडियम बोल तो रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं ना अपनी भाषा। अंग्रेजी मीडियम में क्या है? आइए हम नोट्स दिखाते हैं, सबका संविधान इसका, तो हम अंग्रेजी मीडियम को हो गए। बेवकूफ़ बनाते हैं स्टूडेंट को, अव्वल दर्जे का। अगर अंग्रेजी में कुछ भी बोल देना अंग्रेजी होता है तो चोर भी अंग्रेजी बोल के चोरी से बच जाए। हमारे देश में तो अगर डकैती करने वाला भी अंग्रेजी बोल दे तो पुलिस छोड़ देगी उसको। अंग्रेजी का ऐसा बोलबाला तो ठीक नहीं है ना। आदमी 2 अक्षर अंग्रेजी बोला, वो दुनिया समाज का सबसे स्मार्ट पर्सन हो गया। तो फिर रामधारी दिनकर क्या कर रहे थे? मैथिली शरण गुप्त क्या कर रहे थे? मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा? फिर गोदान क्यों पढ़ते हो? क्यों इनका नाम लेते हो? फिर 14 सितंबर के किस बात का हिंदी दिवस कर दो ना उसको, अंग्रेजी उर्दू जो भी फारसी करना है। हम हिंदी दिवस मनाएं, हम शिक्षक दिवस मनाएं। हम टीचर्स डे नहीं मनाते, हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हम 15 दिन हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। हम संविधान में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भाषा आयोग का गठन की बात करते हैं, न्यायालय की भाषा की बात करते हैं, संघ की भाषा की बात करते हैं, राज्य की भाषा की बात करते हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में चले जाइए, मिलेगा। कहां है वो 22 भाषाएं परीक्षाओं में? पेपर कॉपी जो बनता है क्यों अंग्रेजी में से हिंदी का हिंदी में बनाइए, अंग्रेजी का अंग्रेजी। अगर ये शिकायत है तो ये दूर होनी चाहिए ना। अगर हम अपनी अम्मा से कहते हैं भूख लगी है खाना दे दो, तो पहले हम अंग्रेजी बोलेंगे, फिर अम्मा ट्रांसलेशन करेंगे, तब खाना आएगा क्या? हम हिंदी के हैं, हिंदी जानते हैं, हिंदी में बात करेंगे। तथाकथित अंग्रेजी हो करके भी हम दूसरों का भी भविष्य खराब करने पे तुले हुए। भाई, डिप्टी कलेक्टर अगर कोई होता है तो गांव में जाके आप जाइए ना, डीएम लोग सीढ़ी पे बैठकर सुन रहा है। जिससे सुन रहा है डीएम बैठ के सीढ़ी पे, अंग्रेजी में सुनेगा? सचिवालय में चले जाइए, आपको सर्कुलर नहीं लिखा। सर्कुलर का मतलब परिपत्र। हम लोग यहाँ आरओ में एआरओ की परीक्षा होती, लेटर सिखाते हैं कि यार देख, दर्जन प्रकार का लेटर होता, सरकारी पत्र कैसे होता, सर्कुलर कैसे होता, उसको परिपत्र बोलते हैं। विज्ञप्ति कैसे बनाओगे?
अब विज्ञप्ति प्रेस रिलीज हो जाए, परिपत्र सर्कुलर हो जाए, सरकारी पद गवर्नमेंट लेटर हो जाए, तो हम क्या करें रास्ते में? हम तो 14 सितंबर मनाते रह गए। अच्छा अटकाया भाई लोगों ने, सरकार ने भी अटका दिया, शासन प्रशासन ने भी, कि तुम हिंदी में मरते रहो और तुम इसी में मरी जाना। हम हिंदी का झंडा बुलंद किए रहें और हमारा हिंदी का विद्यार्थी पटवारी चपरासी के ऊपर उठ ही ना पाए। या तो फिर वही है जो कहा जाता है, दुकान खोल ले, अपना कर ले। कल वो भी, हम भी तो कहते हैं यार कोचिंग भी इतना बुरा धंधा नहीं है, नहीं कुछ होगा कोचिंग खोल लेना, हमारे जैसे तुम भी लग जाना, रहोगे हिंदी को बनाना बेवकूफ अंग्रेजी में। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बच्चा, मेरा तजुर्बा ये है कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट आता है, कहता है मेरा इंग्लिश मीडियम है। अरे यार उसको पता ही नहीं उसका मीडियम क्या है, ना अंग्रेजी लिख पाता है, ना अंग्रेजी बोल पाता है, पता नहीं क्यों अंग्रेजी मीडियम है उसका। और वो भी अंग्रेजी मीडियम में चला जा रहा है, तो बच्चे तो यही कह रहे हैं कि सर हम जानते हैं उसको। अब आप जरा समझने वाली बात है कि इस देश में 9 राज्य हैं जिनका मूल भाषा हिंदी है, मात्र। मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, बिहार की, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, इनकी बात कर रहा हूँ। 9 राज्य हैं और 67% हैं ये, 67, 2/3। और जाके कहीं भी पता कर लीजिए 2-3%, ये 67% हिंदी भाषी हैं। बिहार उत्तर प्रदेश का लड़का किस कोने लगेगा राजू अगर सब इंग्लिश मीडियम कर दो? चलो यूपी की बात कर लो, पूर्वांचल की बात कर लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लो। यार हम लोग भी तो वहीं सब पढ़े लिखे हैं इलाहाबाद में, सबको नहीं देखा है क्या? है भैया ये फार्मुआ कै रुपया का है? ए सुहेल भाई 5 रुपया का। अरे राजू 5 रुपया, 4 रुपया लो, इसके नीचे कभी उतना नहीं। वो फार्म को कभी फॉर्म नहीं कहा, फार्मुआ बोला हमेशा वो। और वही लड़का वही डिप्टी कलेक्टर बना। देखो मैं मानव शास्त्र पढ़ा हूं, मैंने कहा है 13 साल मेरा पब्लिक एड और मानव शास्त्र मेरा विषय था सिविल सर्विसेज में। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन इन टोटलिटी। मानव शास्त्र मानव के समग्र विधाओं का अध्ययन है। लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। अंग्रेजी बोल रहा हूं ना, मान लो मुझे इंग्लिश मीडियम 2 कौड़ी का है मेरी अंग्रेजी, कुछ नहीं, मैं मानता ही नहीं मुझे अपनी अंग्रेजी। इतना तो राह चलते हाय हेलो हो जाता है यार। इंग्लिश हो गया क्या? इंग्लिश मीडियम वो जो इंग्लिश में बोले और इंग्लिश में समझे, ट्रांसलेट करके जो समझता है, मैं नहीं मानता उसको इंग्लिश मीडियम। वो हिंदी है। अंग्रेजों से बोलो वेयर आर यू गोइंग, तो वो कहेगा, वो अंग्रेजी करेगा ट्रांसलेट, पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हम करते हैं ट्रांसलेशन क्योंकि हमको तो ट्रांसलेटेड इंग्लिश आती है, रैपिड एक्स पढ़ता आदमी। होंगे इंग्लिश वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बनावटी इंग्लिश वाले मैं उनकी बात कर रहा हूं। और इस चकाचौंध में लोगों को फंसा रखा। अरे यार यूपी में योगी साहब से जाके पूछिए, 3.5 साल से चीफ मिनिस्टर है, कितनी अंग्रेजी बोले? नहीं बताइए। मोदी साहब जाएंगे यूएनओ में हिंदी बोलेंगे, चुनाव लेने के लिए एक भी जगह बताइए अंग्रेजी में बोल के जरा वोट लीजिए। बिहार में चुनाव है, चले जाएं सारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री जरा अंग्रेजी बोल के वोट लेके आए। जहां जाएंगे वहां की भाषा बोलेंगे, हिंदी को बड़ा करेंगे, और हिंदी का जब विद्यार्थी की बात आएगी तो अंग्रेजी के आगे पटक उठा कर रख दिया जाएगा किनारे। एक बार कौन गाना गाते हैं, वो क्या नाम है उनका, बड़ा अच्छा गाते हैं, कैलाश खेर, एक जगह बोल रहे थे, वो हिंदी में बोल रहे थे। उन्होंने एक लाइन कहा कि फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री, ये बड़े बड़े जो फ्लैट और बड़े बड़े जो गाड़ियाँ लेते हैं वो हिंदी से लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू सब अंग्रेजी में देते हैं। इंटरव्यू जिसमें से 1 रुपया नहीं मिलना है वो अंग्रेजी में देंगे, और जिससे लाखों करोड़ों मिलता है वो हिंदी में बोलते हैं। सरकार भी जानती है कहाँ अंग्रेजी बोलना कहाँ हिंदी बोलना।
पीएम हमारे जब यूएनओ में बोलते हैं, हम कहते देखो हमारा पीएम हिंदी बोल रहे हैं, कितना बढ़िया। हमें अच्छा लगता है कि हमारे दुनिया में हमारी हिंदी पहुंच रही है। लेकिन अगर वही हिंदी हमारे देश में हमारे विद्यार्थियों को रसातल में ले जाएगी तो हम कितने खुश होने वाले हैं। अंग्रेजी से मैं 20 बार बोल रहा हूं, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। इंग्लिश से हमें कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन हिंदी में एनर्जी भी तो नहीं है। हिंदी में एनर्जी होती तो क्या दिक्कत थी, चाहे जो भाषा हो। ऐसे तो भारत विविधताओं का देश है, लैंग्वेज के कारण भी तो हमारे यहाँ 22 भाषा है ना संविधान में। हमने कभी सुना आपने कि हमको इस भाषा से कोई एलर्जी है? लेकिन एनर्जी हिंदी की क्यों घट रही है, इस पर विचार कीजिए। चाहे आयोग हो, चाहे सरकार हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो। कभी कभी लगता है जब हम कहते हैं कि पिताजी का ज़माना ही ठीक था, दादाजी का ज़माना ही ठीक था, तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि यार परीक्षा का ना पुराना ही प्रणाली ठीक था। ये बहुत बदलाव भी चलता नहीं है। देखो किचन पर पत्थर क्या लगाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, किचन के कुकर में पकता क्या है। सेहत उससे बनेगी। चकाचौंध में मत डालो, हकीकत को समझो। मैं विद्यार्थियों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, देखो यार मैं 13 साल तैयारी किया, मेरा नहीं हुआ। मेरे टाइम में तो ये वाली दुविधा नहीं थी जो आपके सामने है हिंदी अंग्रेजी की। हम हिंदी में ही आलीशान थे। आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ अंग्रेजी से काम चलाता हूँ, लेकिन हिंदी काम चलाती है। हिंदी हमारा जीवन चलाती है, अंग्रेजी से काम चलाते हैं। हमने कहा है कि अगर हमारी भाषा हो तो हम रास्ते में मंजिल उगा सकते हैं। अगर आपको इस देश में औपनिवेशिक सत्ता बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता, आपकी प्रभुसत्ता पर एक अंकुश था, तो उन्हीं के कुछ कुलक्षण भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में 12 भाषा 14, राजा राम मोहन राय से जाके पूछिए, 1 दर्जन भाषा जानते थे। उन्होंने बाइबिल को बाइबिल में जाके पढ़ा, उसी भाषा में। कुरान को कुरान की भाषा सीख के पढ़ा। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जाके 1784 में देखिए विलियम जोन्स ने क्या किया। गीता, रामायण, महाभारत, इस सब का ट्रांसलेशन हुआ कि नहीं? उनको भी तो पढ़ना था कि क्या लिखा है इसमें। अगर यही हाल रहेगा ना, अभिज्ञान शकुंतलम का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। गीता का संस्कृत और उसमें करते सब अंग्रेजी, जाने कहीं हटाओ इस किताब को, उसको किताब बना देंगे लोग। गीता एक समर्पण नहीं दिखेगा उसमें, आस्था का पुस्तक नहीं रह जाएगी, एक पुस्तक बन जाएगी। इसलिए परीक्षा में अगर परिणाम हिंदी मीडियम में बेहतर हो, हिंदी में प्रसार और संचार बेहतर हो, तो देश का, हिंदुस्तान का गौरव बढ़ेगा ही। अगर जापान अपनी भाषा को धर्म समझता है, चाइना मंदारिन से अपना जीवन लोगों का सींचता है, अगर 2 घंटे, मैंने बोला है कि लंदन से आपको पेरिस आना हो तो 2 घंटे में आप आ सकते हैं, लेकिन लंदन की भाषा अंग्रेजी और पेरिस की भाषा फ्रेंच हो सकती है, तो हम 9 घंटे दूर लंदन से खड़े होकर के केवल क्यों हिंदी की एनर्जी को हम डैमेज कर रहे हैं? अंग्रेजी रहने दो। जैसे राजा राम मोहन राय कहते ना कि पश्चिमी सभ्यता आने दो, इधर से खिड़की खोले रखो, जो काम की नहीं जाने दो। तुमको जहां अंग्रेजी लेना है ले लो, जहां हिंदी लेना है ले लो, लेकिन केवल अंग्रेजी कैसे होगा भैया? अगर मैं इस मोबाइल जिसमें मैं बोल रहा हूं, सिर्फ मोबाइल रखूं, कंप्यूटर ना रखूं, सारा काम हो जाएगा क्या? घर में जो है घर ही बना रहे, किचन ना बने, काम चल जाएगा क्या? घर में किचन, घर में मां हमारी जीवनदायिनी होती है, और राज्य में भाषा हमारा उत्थान होता है। और ध्यान रखिएगा, 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बना था। सिर्फ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को छोड़ दीजिए,
तो 1987 तक जो हमारे यहाँ राज्य बने हैं, गोवा वगैरह की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ मिला जुला नहीं था, सब भाषा के आधार पे ही राज्य बनाए जाते थे। विकास के आधार पे हम बहुत देर में आए हैं, और उन्हीं भाषा को छत विछत करने का अगर प्रयास हो या उसमें चैन दर गिर जाए, या उस भाषा के लोग उपेक्षित महसूस करें, या उस भाषा के लोग पारदर्शिता का अभाव महसूस करें, अंदर एक ग्रंथि लेके घूमें, यह उचित नहीं है। मैं तमाम विद्यार्थियों को कह सकता हूं कि बच्चा देखो, बहुत कोचिंग वालों की तरह हम बेवकूफ़ बना नहीं पाते हैं। हम लिखने पढ़ने वाले रिसर्चर किस्म के आदमी हैं, हमको होती बहुत पीड़ा। हम आपको यहाँ सरेआम क्या बताएं, मैं लोक सेवा आयोग के चेयरमैन सेक्रेटरी के साथ भी मीटिंग कर चुका हूँ, मुख्यमंत्री के साथ भी। हमारे उनकी भी 2-2 घंटे की मीटिंग में बहुत ठनी भी है। हमने संघर्ष भी किया है विद्यार्थियों के लिए, सिलेबस के नाम पे, भाषा के नाम पे अपने हिस्से का काम किया है हमने। लेकिन मैं कोई सत्ता, कोई ताकत नहीं हूँ। मैं एक जागरूक प्राणी जरूर हूँ। उस ट्रक को मैं उतना ही धक्का दूंगा जितने वो निकल जाए, नहीं निकलेगी तो अकेले कितना लगा रहूंगा। कोचिंग के लोग हल्के में ले रहे हैं। एक बड़ी अच्छी, मैं चेस्टर बर्नार्ड के बाद से आपको बात खत्म कर रहा हूं। लीडरशिप वो होती है जो परिस्थितियों और अनुयायियों के अनुपात में स्वयं को बदल लेती है। क्योंकि लीडर कौन है? क्योंकि उसके फॉलोअर्स हैं। और लीडर क्यों है? क्योंकि एक परिस्थिति है। और लीडर वो होता है जो परिस्थितियों और अनुयायियों के, फॉलोअर्स के स्थिति को ध्यान में रखकर अपने को बदल लेता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो सिर्फ चट्टान पर सर मारता है। ये खेल जनता का है। जनता के हिसाब से हमारी लीडरशिप होनी चाहिए, जनता के हिसाब से तंत्र होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र हुआ ना। और ये पुकार है, जनता की पुकार है, और मेरी अपनी एक पुकार है विद्यार्थियों से, मायूस नहीं होने वाली, परेशान नहीं होने वाली, हिम्मत नहीं हारने वाली, ताकत लगाने वाली। और कोचिंग वालों से भी एक पुकार है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है कि आप हिंदी में सिलेक्शन गिर रहा है तो हिंदी की कोचिंग ही बंद कर दिया। अच्छा, बड़े चालू हो, बड़ी चालू कर दी है। कोचिंग बंद हुआ तो आप ऑनलाइन कर लेंगे, हिंदी में सिलेक्शन नहीं होगा हिंदी बंद कर देंगे, और पढ़ाएंगे चौथा पेपर में एथिक्स। यही एथिक्स है? एथिक्स नहीं है ये नॉन एथिकल है। जितनी अंग्रेजी लोग बोल के पैसा कमा रहे हैं उससे 100 गुना हिंदी बोल के लोग फकीर हो रहे हैं। इस भारत के अंदर की ये गाथा है। ये प्राइम मिनिस्टर भी सुन लें, मुख्यमंत्री भी सुन लें, शासन के लोग भी सुन लें, तंत्र के लोग भी सुन लें कि अपनी हिंदी को थोड़ा बचा लीजिए। दुकानदारों की भाषा तक ही मत रहने दीजिए हिंदी। शासन में जब आप सर्कुलर को परिपत्र कह सकते हैं तो विद्यार्थी वही परिपत्र लिखता है तो अंक क्यों कट रहे हैं उसका? सब मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, सब फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, सब केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, ऐसे भी लोग विषय के मिलेंगे तो उनका क्या हल होगा? उत्तर वेद में वैदिक काल में संस्कृत से काम चला रहे थे, आज संस्कृत को ही तिलांजलि दे रहे हैं। जिस हिंदी के लिए गौरव गाथा की इतनी कहानियाँ हुई, जिसको कर्मठता किया, जिसको गुजरात के हमारे गांधी बापूजी राष्ट्रपिता हिंदी से एक छत्र, एक छतरी तैयार कर दी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक भाषा दे दिया। अंग्रेजी दिया क्या? वो भी तो गए थे विदेश पढ़ने।
अंग्रेजी अपना जगह ले, लेकिन हिंदी का भी सम्मान हो। यह 14 सितंबर के 2 दिन पूर्व की संध्या पर सुशील सर का प्रवचन है, और उन विद्यार्थियों के लिए भी कि कृपया इसको लेकर के आप निराश ना हो। और मुझे कुछ बोलना नहीं, बोल चुका हूँ जितना बोलना था। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।